इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल डिफेंस एकेडमी में अब लड़कियों को दाखिला मिलेगा। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कल शाम ये फैसला लिया गया है। काफी अहम ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर मसरत का इजहार किया है। कहा मुसल्लह अफवाज जैसी मुअज़्ज़ज़ खिदमात में खवातीन मसावी हुकूक को यकीनी बनाने के समत में यह अहम कदम होगा। तो एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी में अब लड़कियों को भी दाखिला मिलेगा। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी, कल शाम ये फैसला लिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर मसरत का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुसल्लह अफवाज जैसी मुअज़्ज़ज़ खिदमात में खवातीन के मसावी हुकूक को यकीनी बनाने के समत में ये अहम होगा। इससे पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियों को दाखिला नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है लड़कियों को भी दाखिला। हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील, काफी अहम, काफी बड़ा फैसला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी खुशी का इजहार किया है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से ये अपने आप में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला माना जा सकता है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि ये साफ तौर से महिलाओं के एनडीए और नवल एकेडमी में दाखिले को लेकर ये पूरी याचिका थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से आज ये बताया गया है कि इन दोनों संस्थानों में फिलहाल महिलाओं को दाखिला मिलेगा और इसके लिए सरकार के द्वारा नीति और प्रक्रिया तय की जा रही है और इसीलिए फिलहाल सरकार ने समय भी मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कल शाम को ये फैसला लिया गया है कि अब एनडीए और नेवल इन दोनों जगहों पर महिलाओं की एंट्री होगी, यानी कि महिलाएं उसमें शामिल होंगी। लेकिन किस प्रक्रिया के तौर पर ये पूरी प्रक्रिया का अंतिम रूप दिया जाए, इस पर तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से। हालांकि मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एस.के. कौल ने कहा कि हमें ये जानकर बेहद खुशी है कि सशस्त्र बलों ने खुद महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का फैसला किया है। साफ तौर से अदालत ने केंद्र सरकार को 10 दिन का समय दिया है डिटेल हलफनामा दाखिल करने के लिए और इस पूरे मामले की सुनवाई 22 सितंबर को की जाएगी। अभी तक आपको बता दूं कि सेना में डायरेक्ट एनडीए में एंट्री महिलाओं का नहीं था, उनके लिए एक अस्थायी कमीशन बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में सवाल भी खड़ा किया गया और सरकार से सवाल भी किया गया कि आखिर एनडीए में महिलाएं क्यों नहीं शामिल की जा सकती हैं। तो अपने आप में एक बड़ा फैसला है कि अब एनडीए में सेना में चलेंगी। जी बिल्कुल सुशील, हिस्टोरिक फैसला, लड़कियां भी अब एनडीए में दाखिला ले सकेंगी। बेहद शुक्रिया सुशील आपका। आगे बढ़ते हैं, मुल्क भर में खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा देखा जा रहा है। खवातीन कमीशन के मुताबिक खवातीन के खिलाफ जराइम की शिकायतों के इंदराज में 46% का इजाफा हुआ है और ज्यादातर शिकायतें यूपी और उसके अतराफ से मौसूल हुई हैं। खवातीन कमीशन के मुताबिक इस साल 8 महीनों में मौसूल होने वाली शिकायत में ज्यादातर शिकायत एक बावकार जिंदगी गुजारने के हक के तहत दर्ज की गई। कौमी कमीशन बराए खवातीन के मुताबिक खवातीन के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायतों में यूपी नंबर 1 पर है, जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पर। कौमी कमीशन बराए खवातीन ने कहा कि साल 2021 के आखिरी 8 माह में खवातीन के खिलाफ जराइम की शिकायत में 46% इजाफा दर्ज किया गया है। खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा का कहना है कि शिकायत में इजाफा हो रहा है क्योंकि कमीशन बाकायदगी से आगाही मुहिम चला रही है और अब खवातीन ज्यादा बेदार हो गई हैं। बीजेपी ने आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने 5 रियासतों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के लिए इलेक्शन इंचार्ज मुकर्रर किए हैं। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई है। इस काम में धर्मेंद्र का ताउन अनुराग ठाकुर और विवेक ठाकुर करेंगे। उत्तराखंड में पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज प्रहलाद जोशी होंगे। पंजाब की जिम्मेदारी गजेंद्र शेखावत को दी गई है। गोवा असेंबली चुनाव के लिए देवेंद्र फडणवीस, जबकि मणिपुर असेंबली चुनाव के लिए भूपेंद्र यादव को इंचार्ज बनाया गया है। कोरोना के बाद अब वायरल फीवर और डेंगू बुखार का कहर जारी है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में इन दिनों अस्पताल खाली नहीं है। ज्यादा बच्चे वायरल फीवर का शिकार हो रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में अब तक 55 अफराद की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। एक दावे के मुताबिक यूपी में अब तक 100 के करीब लोग बुखार से जाबहक हो चुके हैं। करीब 500 अफराद फिरोजाबाद के अस्पताल में भर्ती हैं। दीगर शहरों के भी यही हाल है। बिहार में बड़ी तेजी से वायरल फीवर फैल रहा है। मुख्तलिफ रियासतें इस नई वबा से काफ़ी परेशान हैं। इंतजामिया और रियासती हुकूमतों के लाख कोशिशों के बावजूद इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। बेदारी मुहिम चलाई जा रही है।
वहीं मध्य प्रदेश में बढ़ते वायरल फीवर, डेंगू और मौसमी बुखार को लेकर महकमे सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर के अस्पतालों में वायरल फीवर के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए महकमे सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया है। खुद राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 150 से ज्यादा बच्चों को तेज वायरल फीवर होने के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया है। वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल का दौरा करके डॉक्टरों और बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की और अस्पताल इंतजामिया को इलाज के लिए तमाम बेहतर इंतजाम करने की हिदायत दी। बहुत तेजी से वायरल फीवर की इंडिकेशंस मिल रहे हैं और इसीलिए आज मैंने पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का भी दौरा किया। लगभग 150 बच्चे एडमिट हैं और जो मैंने डॉक्टर से बात की है उसमें जो रूटीन का जो मौसमी जो बुखार है वही उनमें अभी दिखता है। पर तो भी हमने ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह के मामले में हम ये सुनिश्चित करें कि हम प्रॉपर इलाज दे सकें और उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही हमने वहाँ पर वेंटिलेटर की जरूरत तो मैंने और स्टैंड बाय वेंटिलेटर भी लगवाया। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों और हुकूमत के बीच टकराव फिर बढ़ गया है। रियासत के 3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टरों ने अपने मुतालबात को लेकर आज से फिर काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि जूनियर डॉक्टरों के जरिए अपनी 7 नुकाती मांगों को लेकर 31 मई से 6 जून तक 7 रोजा हड़ताल की गई थी और जबलपुर हाई कोर्ट के जरिए हड़ताल को गैर कानूनी करार देने के बाद जूनियर डॉक्टर अपने काम पर वापस आ गए थे। मगर इसी बीच हुकूमत के जरिए 21 डॉक्टरों को नोटिस जारी करते हुए मेडिकल काउंसिल को खत लिखकर उनके पीजी के बाद के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के लिए खत लिखा गया था। रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को वापस लेने और डॉक्टरों को जारी किए गए नोटिस को वापस लेने की मांग को लेकर 21 अगस्त को भी जूनियर डॉक्टरों के वफ्द ने वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग से मुलाकात की गई थी। मगर हुकूमत के जरिए मुतालबात पर किसी तरह का अमल नहीं करने से नाराज डॉक्टरों ने आज से फिर काम बंद कर दिया है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, इससे पहले भी हमने देखा था जूनियर डॉक्टर जो है हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन हर बार जो है उनको यकीन दहानी कराई गई थी। लेकिन एक बार फिर से जूनियर डॉक्टरों ने काम काज बंद कर दिया है। क्या कुछ उनके मुतालबात अहम? हमारा देखिए बात यह है कि हुकूमत ने जो वादा किया था जूनियर डॉक्टर से उस पर काम नहीं हुआ और दूसरा ये कि हाई कोर्ट के कहने पर जूनियर डॉक्टर ने अपनी हड़ताल को वापस ली थी। 31 मई से 6 जून तक हड़ताल की गई थी और उस पीरियड में कई डॉक्टरों को जो है नोटिस जारी किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई है कि जूनियर डॉक्टरों की जो रजिस्ट्रेशन आगे की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए होता है, मेडिकल काउंसिल में उसको जो है नहीं करने का जो ऑर्डर हुकूमत ने दिया उसको लेकर जो बड़ी नाराजगी और तमाम मध्य प्रदेश के जो 6 बड़े मेडिकल कॉलेज हैं उसमें आज सारे काम बंद किए। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। हम जानते हैं कि वजीर ये कह रहे हैं, मंत्री जी, कि हमारी बात जो है आधिकारिक रूप से जारी है, हड़ताल जारी है, इसका हमारे कोई खबर नहीं। अगर हमारी बातचीत मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर आधिकारिक तौर पर बातें जारी हैं तो उसका लिखित आदेश कहां पर है? अभी तक ऐसी कोई भी संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई है। पिछले 1 महीने पहले जो नोटिस आया था जिसमें 3 जूनियर डॉक्टर्स के अगेंस्ट में उनका रजिस्ट्रेशन रोक देने और उसे एनएमसी से उसके प्रति एक प्रस्ताव पारित किया था कि इनका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल किया जाए। तो उस विचार के बाद में सरकार से हम लोग लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मंत्री जी के बंगले पर भी उनसे मिलने गए थे। लिखित में भी हमने उनसे अपॉइंटमेंट मांगने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मंत्री जी का कोई रिस्पांस नहीं है। हम सिर्फ मंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप अपने डॉक्टर्स को अपने अंडर में काम कराना चाहते हैं, आप चिकित्सा व्यवस्था अगर ठीक से चलाना चाहते हैं, तो ये कौन सी नीति है जिसके तहत आप जूनियर डॉक्टर्स को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जो आप लोगों ने जो हड़ताल को वापस लिया था, ये हाईकोर्ट के कहने पर वापस लिया था, फिर ये पनिशमेंट की बात क्यों आ रही है? जी, सरकार जो है अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। इवन हाई कोर्ट ने जो पिछली स्ट्राइक के टाइम पे जो ऑर्डर दिया था, सरकार उसकी भी अवमानना कर रही है। हाई कोर्ट के निर्देश को मानते हुए हमने उस समय अपनी हड़ताल को स्थगित किया था, परंतु सरकार ने उसके जो ऑर्डर था कि डॉक्टर्स के ऊपर कोई भी कड़ी कार्रवाई ना किया जाए, उसको मद्देनजर उसको भी नहीं मानते हुए सरकार ने ऐसा नोटिस जारी किया है जो हमारे ऊपर एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। आप लोगों ने जो पिछली डिमांड रखी थी, चाहे स्टाइपेंड की बात की, वो भी कोई पूरी नजर नहीं आ रही है।
नहीं, पूरी तरीके से तो नहीं, कुछ मांगे हमारी जरूर मांगी गई थी और कुछ चीजों पे नेगोशिएशन किया गया था। ऐसा हमें वादा किया गया था कि उसके ऊपर एक कमेटी बना करके चर्चा होगी। हालांकि अब तक उसके बारे में कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि वेदर उस चीज में कुछ प्रोग्रेस हुई है कि नहीं। खैर, हमें उस चीज से कोई शिकायत नहीं थी। पिछले 2 महीने में हमने उसके प्रति ना कोई हम फॉलो अप लेने गए हैं, ना हमने कोई आवाज उठाई है। अचानक से 2 महीने बाद इस तरीके का नोटिस आना, ये एक बहुत ही हमारे लिए डिमोरलाइजिंग सी बात थी। और जहां तक थर्ड वेव की बात है, तो थर्ड वेव की किस प्रकार की तैयारी कर रही है सरकार, जब उन्हीं के काम करने वाले डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, जब आगे की लड़ाई क्या होगी? आगे की लड़ाई हमारी, हम सरकार से अभी भी गुजारिश करते हैं कि मंत्री जी हमारी एक बात को सुने। एक बहुत ही छोटा सा मुद्दा है उनकी नज़र में, तो इस मुद्दे इसको क्लियर करके जल्द से जल्द हमें काम पे लौटने का आदेश दें, ताकि हम जो अपना काम 2 महीने से पिछले कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्राइक के बाद भी हमने अपना सारे काम पूर्ण रूप से स्टार्ट कर दिए थे। और आप लोग तो कोरोना वॉरियर भी है? जी बिल्कुल, हम कोरोना का पिछले 2 साल से कोरोना के मरीजों को इलाज करते आ रहे हैं और आज भी प्रतिबद्ध है। आज हम खड़े हुए हैं। हमने अपनी कोई भी ड्यूटी से कभी भी कोई नकारात्मक एक रवैया कभी नहीं अपनाया कि हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे। आज भी हम जारी हैं और आगे हम इस प्रदेश को सेवाएं देते रहेंगे। आपने देखा कि यहाँ पे डॉक्टर कहना कि उनकी जो डिमांड है बहुत ही मामूली डिमांड है। स्टाइपेंड जैसी जो है 6-7 मुतालबात हैं जिसको मांगने की बात करें, लेकिन हुकूमत ने पिछले 2 महीने में वादा करने के बाद इनके सस्पेंशन को जो मामला था वो वापस नहीं किया और आगे की जो मेडिकल काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन की बात थी उसको जो कैंसिल करने की जो ऑर्डर दिया है उसको वापसी का मामला है। अगर ये नहीं होता है तो जूनियर डॉक्टरों ने सिर्फ राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि 6 बड़े मेडिकल कॉलेज है, सब में काम बंद कर दिया और आने वाले दिनों में मुश्किलात जो मरीजों की वो तो बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए साफ तौर पर इनका कहना है कि हुकूमत खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हुकूमत ने ही जूनियर डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि वो चाहे कोरोना वबा हो, दीगर कोई प्रॉब्लम्स हो, कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन हुकूमत बावजूद वादे करने के जो है उनको उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सब भी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। न्यूज़ 18 उर्दू मुहिम चला रही है कि जिंदगी का यकीन वैक्सीन। हम आप सभी से अपील करते हैं कि आप इस मुहिम का हिस्सा बने, लोगों में बेदारी पैदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं और लगाने के लिए लोगों को आगे लाएं। कोविड को हराना है तो वैक्सीन लगाना है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages. आज की मुहिम जिंदगी का यकीन वैक्सीन, जो ये कैंपेन न्यूज़ 18 द्वारा अभी शुरू होने जा रहा है, तो मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूँ कि आप इस वैक्सीनेशन कैंपेन और जो ड्राइव है उसका साथ दें। मैं नैना जायसवाल उन सभी से ये अपील करती हूँ कि जो कोविड वैक्सीन लेने के योग्य है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लें। अगर इस कोरोना महामारी को पूरी तरीके से हराना है तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। औरंगाबाद में रिमझिम बारिश ने अचानक तूफानी रुख इख्तियार कर लिया। रात में हुई मूसलाधार बारिश कदीम शहर के लोगों के लिए कहर साबित हुई। शहर की सड़कें नदियों का मंजर पेश कर रही हैं। दर्जनों बस्तियों के सैकड़ों मकानात में कमर तक पानी दाखिल हो गया है। नई इमारतें महफूज रहीं, ना ही इबादत गाहें। बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि औरंगाबाद शहर में एक घंटे में 116 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन के मुताबिक इतनी शिद्दत से बारिश बादलों के फटने की सूरत में ही होती है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़ों सईदा कॉलोनी, मसार वाडी में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मुतादिद इलाकों में बारिश के जोर से पुल टूट गए। बस्तियों का राब्ता मुनक़ता हो गया, जिसकी वजह से लोगों में खौफ व हिरास का माहौल है। खाम नदी में तुग़यानी की वजह से हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी और आरिफ कॉलोनी के लोगों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल नहीं किया गया तो जानी नुकसान का भी अंदेशा है। इस वक्त हम औरंगाबाद के जलाल कॉलोनी इलाके में हैं। रात में जो मूसलाधार बारिश हुई उसका नतीजा ये हुआ कि पानी घरों में भर गया। ना सिर्फ पानी घरों में भर गया बल्कि पूरी रेती बहकर आ गई है। आप ये देख सकते हैं कि इस मकान में फर्श नज़र नहीं आ रही है। इन मकीनों का पूरा सामान तहस नहस हो चुका है। तमाम कमरों में पानी भर चुका है। यहाँ पर बिस्तर भी पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ख़तरे की घंटी को भांपते हुए इन लोगों ने नकल मकानी कर ली थी, महफूज मकाम पर चले गए थे, लेकिन सुबह में जब लौट कर आए तो यहाँ पर सब कुछ तितर बितर हो चुका था। इनकी मुर्गियाँ मर चुकी है, बकरियाँ बह गई है और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये घर नज़र नहीं आ रहा है बल्कि एक कूड़ेदान बन चुका है। कोई भी सामान महफूज नहीं है। हमारे साथ मुबीन भाई है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे हुआ है। जी मुबीन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बारिश कैसे हुआ या कैसा हुआ? ये रात में हुआ है सर, मगर जो तो हम सुबह में जब आके देखे तो सामान सब तितर बितर हो गया था और जो बकरियां बह गए, मुर्गियां मर गए, बहुत सारा नुकसान भी हुआ, सामान भी बहा है और तितर बितर सब ऐसे ही वैसे ही पड़े हुए हैं। आप देखेंगे तो सब जानों का तो अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन सामान बहुत सारा बहा। किराना सामान हमने कल ही लेकर आए थे 3 से 4 हज़ार रुपये का। तो क्या आपको अंदाज़ा था इतनी तेज़ बारिश होगी इसलिए आप शिफ्ट हुए? जी आओ बारिश बढ़ने के बाद ही जो है तो हमने सोचे कि ये चांसेस खतरे के बाहर नहीं दिख रहे, हम जो है तो दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिए रातों रात। हमारे नना, हमारी बहन और वाली साहब को दूसरे तरफ पड़ोसी के घर में रुकाए रात भर ऐसा। अच्छा बाजी ये बताइए कि यहाँ पे आपका क्या क्या नुकसान हुआ? मुर्गियाँ बकरियाँ वगैरह भी? मुर्गियाँ थे वो बह गए, कुछ मर गए, बकरियाँ बह गई, किराना सामान और बच्चे वो सब हमने रात में ही शिफ्ट कर दिए उधर, बोल के कैसा तो भी वो हो गया। ससुरों की तबीयत ख़राब है, उनको भी उधर शिफ्ट करना पड़ा। यूपी के वज़राला योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे और पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म 14 सितंबर को अलीगढ़ का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अलीगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे।
भारतीय किसान संघ फसल की नफाबख्श कीमत तय करने का मुतालबे को लेकर के मुल्कगीर सतह पर एहतजाज कर रहा है। भारतीय किसान संघ आरएसएस की ज़ीली तंजीम है। बीकेएस का किसानों की हिमायत में एहतजाज करना मोदी सरकार के लिए बड़े झटके के मुतरादिफ है। दिल्ली समेत मुल्क भर में तकरीबन 600 से ज्यादा अजला में धरना भी दिया जा रहा है। संघ का मुतालबा है कि हर फसल के लिए नफाबख्श कीमत का तयन किया जाना चाहिए। बीकेएस के मुताबिक मुल्क में 127 जोन्स है और हर जोन में मजदूरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर कीमतें अलहदा है। लिहाजा इन पहलुओं को पेश नज़र रखते हुए एक मैकेनिज्म वज़े किया जाना चाहिए जिसमें मुल्क के सभी किसानों को फ़ायदा हो। बीकेएस का मानना है कि कुछ फसलों की एमएसपी पर तवज्जो देने के बजाय हुकूमत हर फसल की नफाबख्श कीमत तय करने पर गौर करना चाहिए। तो आपको बता दें कि बीकेएस यानी भारतीय किसान संघ, जो कि आरएसएस की ही ज़ीली तंजीम है, सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस की ही, और आज जो है मुल्कगीर सतह पर भारतीय किसान संघ बीकेएस एहतजाज कर रही है। और भारतीय किसान संघ का एहतजाज करना सरकार के खिलाफ ये एक मोदी सरकार को काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि पहले से ही हम देख रहे हैं कि 8 महीने से ज़्यादा हो चुका है किसान जो है एहतजाज कर रहे हैं, किसान करनाल पर जो है डटे हुए हैं। वहीं इस बीच आरएसएस की ज़ीली तंजीम बीकेएस भी आज मुल्कगीर सतह पर एहतजाज कर रही है। दिल्ली समेत मुल्क भर के तकरीबन 600 से ज्यादा अजला में धरना भी दिया जा रहा है। संघ का मुतालबा है कि हर फसल के लिए नफाबख्श कीमत का तयन किया जाना चाहिए। बीकेएस के मुताबिक मुल्क में 127 जोन्स है और हर जोन में मजदूरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर कीमतें अलहदा है। लिहाजा इन पहलुओं को पेश नज़र रखते हुए एक मैकेनिज्म वज़े किया जाना चाहिए जिसमें मुल्क के सभी किसानों को फ़ायदा हो। बीकेएस का मानना है कि कुछ फसलों की एमएसपी पर तवज्जो देने के बजाय हुकूमत को हर फसल की नफाबख्श कीमत तय करने पर गौर करना चाहिए। हमारे नुमाइंदे खुरम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, बीकेएस भारतीय किसान संघ का मुल्कगीर सतह पर आज एहतजाज हो रहा है, और ये एहतजाज खासतौर से मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए मुनज़्ज़ा, इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 दर्जन के करीब लोग हैं। कहना चाहिए कि ये जो एहतजाज है ये काफ़ी हद तक फीका है, बहुत ही कम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ परमिशन को लेकर दिक्कत रही, कुछ कोरोना की बात है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उस सब के बावजूद इस जो किसान संघ है, जो आरएसएस का संगठन है, ये इसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें प्रॉफिटेबल हमारी फसल बिकनी चाहिए, हमें वो मूल्य मिलना चाहिए, हमें लाभकारी मूल्य की मांग कर रहे हैं। तो ये अपनी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरीके से ये संगठन है और दूसरी तरफ किसान भारतीय किसान यूनियन है, उसको अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं जहाँ लाखों लोग, हज़ारों लोग जुट रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी कम लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रूर बात करेंगे। सर, आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है काफ़ी कम लोग दिखाई दे रहे हैं, और बुनियादी तौर पर आपकी क्या मांग है इसमें? लाभकारी मूल्य, क्या आपकी भी वही एमएसपी की मांग है जो भारतीय किसान यूनियन की है? देखिए, सुबह कल से असमंजस की स्थिति पैदा की दिल्ली पुलिस ने, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने करीबन 28 दिन पहले 22 दिन पहले 14 अगस्त को लिख करके दिया, और हमको कल तक भी कोई पावती नहीं दी गई कि भाई ये कैंसिल है, और अचानक हमको ये कहा जाता है कि ये कार्यक्रम कैंसिल है। क्या आपके जो मूल्य की मांग है, क्या वो भारतीय किसान यूनियन की जैसी ही मांग है या आपकी मांग अलग है? हमारा थोड़ा सा अंतर है। वो जो एमएसपी की मांग है, वो एमएसपी पूरे देश के किसानों में लाभदायक नहीं है। सभी किसानों का कृषि उपज जो है एमएसपी पर बिक्री नहीं होता, तो किसान को लाभकारी मूल्य मिले उसकी लागत के आधार पर। जिस प्रकार से कोई उद्योगपति अपना जो प्रोडक्ट बनाता है उसमें अपनी लागत जो के अंदर अपना मुनाफा जोड़ के कीमत तय करता है, लेकिन किसान एक जो है ना ऐसा है देश के अंदर जिसकी उपज का उस मूल्य तय करती है केंद्र सरकार। तो हमारा ये आग्रह है कि केंद्र सरकार किसान की उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य तय करके उसके अंदर जो ना खरीद बिक्री का गारंटी का कानून बनाए। तो खुरम, अगर मुतालबा लगभग वही है जो किसान यूनियन का है, तो उनके साथ मिलकर एहतजाज में शामिल क्यों नहीं होते?
बिल्कुल बिल्कुल मुनज़्ज़ा, अगर आप लोग भी एमएसपी और लाभकारी मूल्य चाहते हैं तो फिर आप उनके साथ शामिल क्यों नहीं है? ये जो किसानों के लिए कानून आए हैं उनको लेकर के आपकी क्या राय है? श्रीमान जी, उनमें और हम में अंतर है। हम राष्ट्रवादी संगठन है। हम जैसे आदमी की दो आँख हैं, एक आँख से जितना किसान प्यारा है उतना ही हमें राष्ट्र प्यारा है। वो राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राष्ट्र की बदनामी कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए बाहर से धन दे सकते हैं और सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, बाहर देशों में बदनामी कर सकते हैं। हमें उतना ही राष्ट्र प्यारा है जितना किसान प्यारा है। ये जो 3 कानून आए हैं सरकार लाई है, मांगे लगभग सेम ही है, कुछ ही फर्क जो है एमएसपी को मांग को लेकर के बीकेएस की। खुरम, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइन